हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट चल रहा है, इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने सीखा था वैल्यूएशन टेक्निक। इसमें मैंने आपको कंपाउंड वैल्यू कॉन्सेप्ट, कंपाउंड वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखाया था, एंड प्रेजेंट वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं ये सिखाया था। तो आई होप आपने ये लेक्चर देखा होगा, क्योंकि ये लेक्चर जो लास्ट लेक्चर जो था जिसमें मैंने ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको सिखाए थे, इनकी कैलकुलेशन सिखाई थी, इनके फॉर्मूलाज बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आगे आने वाले लेक्चर्स में ये दोनों कॉन्सेप्ट बहुत काम आने वाले हैं। आज के लेक्चर में हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर फर्स्ट का ये लास्ट लेक्चर है। इसके बाद चैप्टर नंबर सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो ये है कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्क एंड रिटर्न। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमने ये पढ़ा था, देखो भैया, कि रिस्क और रिटर्न जो है उन दोनों को बैलेंस करने का काम फाइनेंस मैनेजर का होता है। फाइनेंस मैनेजर को जो है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन या डिविडेंड डिसीजन, कोई भी किसी भी प्रकार का फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन लेने से पहले उसको रिस्क एंड रिटर्न को अच्छे से बैलेंस करना होता है। अधिकतर ये जो डिसीजंस होते हैं जिसमें रिस्क और रिटर्न का मामला उठ के आता है, वो अधिकतर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड होते हैं, यानी आपकी कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड होते हैं। कि वहां पर जो क्या होता है कि हम यहां इन्वेस्ट करेंगे, इस एसेट्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो वहां पर रिटर्न कितना आएगा। तो रिस्क और रिटर्न अगर हम सिंपली इसको स्टॉक मार्केट या शेयर मार्केट में कंपेयर करें, समझे उस हिसाब से इसको रिस्क और रिटर्न को, तो बहुत सारे शेयर ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क बहुत कम होता है, तो वहां पर रिटर्न भी बहुत कम होता है। बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे होते हैं, शेयर्स ऐसे होते हैं जिसमें रिस्क ज्यादा होता है, तो रिटर्न भी बहुत ज्यादा होता है। ओके, तो रिस्क और रिटर्न का आपस में हमेशा एक रिलेशन रहता है और दोनों साथ साथ में चलते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है और आप बैंक में जाके उसको सेविंग अकाउंट में डाल देते हैं, तो वहां पर रिस्क बहुत कम रहता है क्योंकि पैसा आपका पड़ा रहेगा, बट रिटर्न आपको 2% ही उस पर इंटरेस्ट मिलेगा। साल भर रखेंगे तो 2,000 रुपये आएंगे। वो के वो 1 लाख रुपीज अगर आप जाके जो एफडी करवा देते हैं, तो उसमें आपका पैसा जो है 1 ईयर के लिए अगर एफडी कराते तो ब्लॉक हो जाएगा, बट 8% आपको रिटर्न मिलेगा। तो थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है लेकिन रिटर्न भी ज्यादा है। 8% रिटर्न मिलेगा तो 8,000 रुपये आपको मिल जाएगा उसके ऊपर इंटरेस्ट। ये कहीं अगर एसआईपी करा देते हैं तो हो सकता है वहां पर 10 से 12% आपको रिटर्न मिल जाए, है ना। हो सकता है आप मार्केट में किसी को उधार दे दे, ब्याज पे दे दे, तो उसमें जो है मतलब ब्याज बट्टे का काम करते हैं, तो उसमें 24% तक आपको जो है रिटर्न मिल जाता है। तो रिटर्न ज्यादा है। 1 लाख का 24%, 24,000 रुपये होता है। पर्सनल लोन हम समझ सकते हैं। तो 24,000 रुपये कमाने हैं, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है कि हो सकता है सामने वाला पैसा आपको दे ही नहीं, है ना। तो रिस्क और रिटर्न साथ में चलते हैं। हाई रिस्क हाई रिटर्न, लो रिस्क लो रिटर्न। अब फाइनेंस मैनेजर जो होता है उसको ये डिसीजन लेना होता है कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा जो बिजनेस है, हमारी जो कंपनी है, उसके नेचर और बहुत सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हम कितनी रिस्क ले सकते हैं और कितना रिटर्न उस मुकाबले हमें मिलेगा। ओके, सो ये पूरा मैंने आपको बताया है। अब आज हम बात करते हैं सबसे पहले रिटर्न की। तो रिटर्न होते हैं 2 तरह के, एक होता है रियलाइज्ड रिटर्न। क्या होता है? रियलाइज्ड रिटर्न। और एक होता है एक्सपेक्टेड रिटर्न। रियलाइज रिटर्न वो होता है जो आपने कमा लिया, जो आपने रियलाइज कर लिया। मैंने अगर फॉर एग्जांपल के लिए किसी कंपनी के शेयर खरीदे और उसके ऊपर मुझे डिविडेंड मिल गया, ये मेरा रियलाइज्ड रिटर्न हो गया। या मैंने किसी को पैसे इंटरेस्ट पे दिए और उसने मुझे ब्याज दे दिया, मुझे ब्याज मिल गया, तो ये रियलाइज्ड रिटर्न हो गया। चलो मैं पढ़ भी लेता हूं थोड़ा सा। दिस इज एक्स पास्ट आफ्टर द फैक्ट रिटर्न, और रिटर्न दैट कुड हैव बीन अर्न, जो आपने अर्न कर लिया, है ना। ओके जी, जैसे बैंक में जो है आपने 1,000 रुपये जमा कराए, उसके ऊपर 10% आपको इंटरेस्ट मिल गया, तो 1,000 जमा थे, 10% इंटरेस्ट मिल गया, तो टोटल आपके 1,000 प्लस 10% इंटरेस्ट, 1,000 का 10% होता है 100 रुपये, तो 1,000 प्लस 100 हो गए 1,100 रुपये। तो 1,100 रुपये आपको मिल गए, तो ये रियलाइज रिटर्न हो गया आपका 100। ओके, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होता है? एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब नाम से पता चलता है, एक्सपेक्टेशन है। आपने ये नॉर्मल वर्ड सुना होगा ना, हमें आपसे ये एक्सपेक्टेशन, बच्चा मुझे आपसे ये एक्सपेक्टेशन। तो एक्सपेक्टेशन मतलब अभी तक रिजल्ट नहीं आया है, एक्सपेक्टेशन है कि इतना कमा लेंगे।
एक्सपेक्टेड रिटर्न मतलब फ्यूचर में मिलेगा आपको, बट अनसर्टेनिटी रहती है, क्योंकि फ्यूचर की जब भी बात आएगी, चाहे वो कल की बात हो, परसों की बात हो, 1 साल की बात हो, 2 साल की बात हो, फ्यूचर की बात जब भी आती है ना, तो अनसर्टेनिटी रहती ही रहती है, अनिश्चितता रहती है, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर आपके उस एक्सपेक्टेशन को धराशायी कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है। तो देखिए, दिस इज द रिटर्न फ्रॉम एन एसेट दैट इन्वेस्टर एंटिसिपेट और एक्सपेक्ट टू अर्न ओवर सम फ्यूचर पीरियड। द एक्सपेक्टेड रिटर्न इज सब्जेक्ट टू अनसर्टेनिटी, और इसी अनसर्टेनिटी को हम क्या बोलते हैं? तो जो हम रिटर्न एक्सपेक्टेड करते हैं उसमें हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है कि जो हम सोच रहे हैं, जैसे मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डाला या एसआईपी करवा दिया, म्यूचुअल फंड में डाल दिया, और वहां से पास्ट डेटा के आधार पर मैं सोच रहा हूं कि मुझे 12% या 15% रिटर्न मिल जाएगा। तो ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, पास्ट और प्रेजेंट की जो डेटा है उसका एनालिसिस करके मैंने ये समझा है कि हाँ भाई इतना मिल जाएगा। अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है, लेकिन ये फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में मिलेगा, अभी इन्वेस्ट किया है, और फ्यूचर में अनसर्टेनिटी रहती है, हो सकता है कोई रिसेशन आ जाए, मंदी आ जाए, हो सकता है कोई युद्ध छिड़ जाए, और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो जाए, कुछ भी हो सकता है ना, कोविड आया था जैसे, ऐसा कुछ हो जाए। तो फ्यूचर हमेशा अनसर्टेन रहता है, तो हो सकता है मुझे उतना रिटर्न न मिले। वो जो उतना रिटर्न मैंने सोचा 15% रिटर्न, लेकिन एक्चुअली मिला 7% रिटर्न, तो ये रिस्क है, इसी को रिस्क बोलते हैं, अनसर्टेनिटी को ही रिस्क बोलते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न में हमेशा रिस्क ज्यादा रहते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ रिटर्न, अब कंपोनेंट्स क्या है रिटर्न के? तो एक तो होता है पीरियोडिक कैश रिसिप्ट और इनकम, इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट और डिविडेंड। जब भी हम कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं, चाहे किसी को पैसे उधार देते हैं, चाहे एफडी करवा दी, चाहे आपने जो है किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो उसके बदले में जो आपको कैश रिटर्न मिलेगा, जो आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा, वो हो गया हमारा कैश रिसिप्ट और इनकम। क्योंकि इसमें क्या होता है, पैसा आप इंटरेस्ट ब्याज भी कैश में आता है और डिविडेंड भी कैश में आता है, तो ये हो गया कैश रिसिप्ट। सेकेंड होता है मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी रिटर्न होता है, वो है एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ एसेट, जिसको हम कैपिटल गेन बोलते हैं। मतलब क्या, समझना अच्छे से, इन दोनों को समझाता हूं। मैंने किसी कंपनी के 10,000 रुपए के शेयर खरीदे, क्या मान लेते हैं मैंने किसी कंपनी का एक शेयर खरीदा 1,000 रुपए का, एक शेयर ही समझते हैं, ठीक है। 1 शेयर मैंने परचेज किया 1,000 रुपीज, ओके, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। और मैंने परचेज किया ये आज, और आज डेट है जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ 21 सितंबर 2024। आज मैंने किसी कंपनी का 1,000 रुपये का एक शेयर परचेज किया, ठीक है। अब 1 ईयर आफ्टर, यानी कि 20/9/2025 में इसकी प्राइस बढ़कर के हो जाती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 1,400 रुपये, ठीक है। और इसके बीच में जिस कंपनी का मैंने ये शेयर परचेज किया है, उस कंपनी की तरफ से बीच में मुझे डिविडेंड भी मिलता है, और डिविडेंड मिला मुझे फॉर एग्जाम्पल के लिए 50 रुपये पर शेयर, 50 रुपीज़ पर। मेरे पास एक ही शेयर था, 1,000 शेयर नहीं था, 1,000 रुपये तो प्राइस है उस शेयर की, एक शेयर 1,000 रुपये में खरीदा, और इस साल कंपनी ने मुझे 50 रुपये डिविडेंड दे दिया, तो मुझे 50 रुपये पर शेयर, मेरे पास एक शेयर है तो 50 से मल्टीप्लाई करो तो कितना मिल गए मेरे बैंक अकाउंट में, कितने आ जाएंगे? 50 रुपये। तो ये क्या है? ये है कैश रिसिप्ट, ओके, ये क्या है? कैश रिसिप्ट। और ये 1,000 की प्राइस अब कितनी हो गई है? 1,400 रुपये। तो एक शेयर जो 1,000 रुपये का हो गया, अब मार्केट में वो 1,400 रुपये का हो गया है, तो ये जो 400 रुपये है, ये क्या है? ये है कैपिटल गेन, इसको बोलते हैं कैपिटल गेन। और ये कैपिटल गेन क्यों हुआ? क्योंकि जो प्राइस है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है, यानी कि जो 1,000 रुपये की चीज है वो 1,400 रुपये की होगी, तो कंपनी ने अच्छा रिजल्ट दिया होगा तो प्राइस बढ़ गई, इसको एप्रिसिएशन बोलते हैं। इसका उल्टा होने पे डेप्रिसिएशन भी हो जाता है, अगर 1,000 रुपये का शेयर कंपनी अच्छी नहीं हो और वो 700 रुपये का हो जाए, जैसे पेटीएम, लोगों ने 2100 रुपये में शेयर खरीदे थे और अभी शायद 400-500 चल रहा है 1-2 साल के अंदर, तो वो डेप्रिसिएशन भी हो जाता है, ठीक है। तो वो रिटर्न नहीं होता, वो लॉस होता है। बट ये रिटर्न रियलाइज कब होगा? जब मैं इस शेयर को इस प्राइस पे बेच दूंगा, अदरवाइज ये अनरियलाइज रिटर्न रह जाएगा, मतलब अभी तक रियलाइज नहीं किया मैंने, शेयर बेचा नहीं, बेचूंगा नहीं,
1000 में खरीदा 1400 में बेचूंगा। आपने कोई प्रोडक्ट है 1000 में खरीदा और 1400 में आप बेचोगे तभी तो 400 का प्रॉफिट होगा। लेकिन नहीं बेचोगे तो आप सोच रहे हो प्राइस बढ़ेगी आगे, वेट करोगे तो फिर ये अनरियलाइज रिटर्न हो गया 400 का। और अगर आप उसको बेच देते हो फिर ये रियलाइज हो गया। लेकिन ये है कैपिटल गेन, ये प्राइस के एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो ये हो गया कंपोनेंट। अब हम करते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट या मेजरिंग द रेट ऑफ रिटर्न। अब मेजरमेंट हम करते हैं ना तो इसको समझते हैं। मेजरमेंट को मैं समझाता हूं, मेजरमेंट को मैं यहां पर बोर्ड पे समझाता हूं। मेजरमेंट करना है ना अगर आपको कि आपको कितना रिटर्न मिल रहा है ऑफ रिटर्न, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, आपको ये चाहिए ना कि आपको रिटर्न कितना मिला। तो इसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला हो रहा है D0 या डिविडेंड बोल सकते हैं, P1 माइनस P0 डिवाइड बाय P0। अब सर ये क्या है, ये डी ओनली डी भी लिख सकते हैं आप। इसका मतलब हो गया आपको जो कैश रिसिप्ट मिलती है। अब कैश रिसिप्ट मैंने अभी बताया था ना कैसे मिल सकती है, इंटरेस्ट के रूप में मिल सकती है, आपको डिविडेंड के रूप में मिल सकती है। अभी हमारे एग्जांपल में 50 रुपए मिले। P1 का मतलब हो गया प्राइस एट द एंड, प्राइस एट द एंड। और P0 का मतलब हो गया प्राइस एट बिगिनिंग, प्राइस एट द बिगिनिंग। और ठीक है, अभी मैंने जो एग्जांपल लिया था उसके अंदर क्या था, 1000 रुपीज का शेयर था और 1400 रुपए का हो गया। ये हुआ था 21/9/24 को, ये हो गया 20/9/25 को। तो ये क्या हो गया आपका, ये प्राइस एट द बिगिनिंग, तो ये क्या हो गया आपका P0, तो ये हो गया आपका P0। और प्राइस एट द एंड ये क्या हो गया P1, प्राइस एट द एंड क्या हो गया ये P1। और बीच में मुझे मिला था डिविडेंड, तो वो जो डिविडेंड मिला था वो कैश में मिलता है, हाँ, तो वो डिविडेंड कितना मिला था 50 रुपीज, तो वो क्या हो गया आपका D1 या फिर D लिख सकते हो, ठीक है। कुछ लोग इनकी जगह कुछ और वर्ड्स भी यूज करते हैं, ठीक है, वो आगे जब डिटेल में हम पढ़ेंगे डिविडेंड वाला चैप्टर वगैरह करेंगे तब और बताऊंगा। अभी तो सिंपल समझ लो आप। अब इस फॉर्मूले को पुटअप करते हैं, चलो देखो। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, आपको इंटरेस्ट चाहिए, रिटर्न चाहिए, उसकी रेट चाहिए, तो सबसे पहले चाहिए आपको डी। अब डी कितना है यहाँ पर 50 रुपये, ओके। फिर ये प्लस होगा, प्लस। और क्या चाहिए आपको P1, P1 कहाँ है बोला 1400 रुपये। और क्या चाहिए माइनस करना है P0, P0 कितना है 1000। और डिवाइड करना है किसका P0 का, P0 कितना है 1000। और ऑब्वियसली मल्टीप्लाई तो 100 से हो गई, तभी परसेंटेज में पता चलेगा ना कि रिटर्न कितना मिल रहा है। रिटर्न हमेशा परसेंटेज में देखते हैं। ये 50 का 50 प्लस 1400 में से 1000 लेस कर देंगे तो 400 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय, ये 2 जीरो से 450, चलो इसको प्लस करता हूँ फिर काटते हैं। ये हो गया 450 और 50, ठीक है, डिवाइड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 100। 2 जीरो से 2 जीरो गए, ये 1 जीरो से 1 जीरो गया, तो पीछे बच गया 45। तो 45% रिटर्न मिला है, तो बहुत बढ़िया रिटर्न मिला, हाई रिटर्न मिला है मुझे इस एग्जांपल में। वैसे मैं जिन कंपनीज में इन्वेस्ट करता रहता हूँ ना, मुझे वहाँ पर 200% तक भी रिटर्न मिले हैं। मैं आपको एक शेयर भी बता सकता हूँ, एक शेयर बहुत बढ़िया शेयर है, वो शेयर ने मुझे बहुत रिटर्न दिए, LT फूड नाम है। और LT फूड जो है वो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप खरीद लो, क्योंकि कंपनी कितनी भी अच्छी हो उससे फर्क नहीं पड़ता है रिटर्न मिलेगा नहीं। टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि वो शेयर कब बाय कर रहे हो, है ना। तो मैंने इसको खरीदा, तो मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ 96 रुपीज़ भी मैंने पर शेयर के हिसाब से, पर शेयर बता रहा हूँ। अब मैंने एक नहीं खरीदा, मैंने कितने खरीदे वो मैं यहाँ डिस्क्लोज नहीं करूँगा, पर 96 रुपीज़ पर शेयर मैंने खरीदा। और अभी ये थोड़े टाइम पहले शेयर 430 से ऊपर जा चुका है। तो आप अगर 100 भी मान लो ना, तो 100 से 400 हो गया, तो लगभग 100 से 400 हो गया, तो पैसा 4 गुना हो गया ना, 3 गुना तो हो ही गया ना। 100 फिर 200 300 400, तो 300 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100, 300% रिटर्न मिला है। यहाँ तो मैं ओनली 45 कह रहा हूँ, 300%। ऐसा एक शेयर नहीं है, बहुत सारे शेयर्स। तो स्टॉक मार्केट का भी है नॉलेज, उसके लिए मैंने एक चैनल भी बनाया था जिसका नाम था सुरेश मकवाना।
ठीक है। और मैंने सोचा था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस डालूंगा। अभी भी है वो चैनल, 7-8 हज़ार कोई सब्सक्राइबर है उसके ऊपर। बट हुआ क्या, लोग जो है ना इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं ट्रेडिंग में, और मैं ये करता नहीं हूँ। तो फिर ट्रेडिंग के कुछ मुझे उसका टेक्निक जो भी नॉलेज है ट्रेडिंग से रिलेटेड वो मैंने ज़रूर डाला था वीडियोस, बट फिर यहाँ बीकॉम वाले से फोकस हट रहा था तो उस पर वीडियो डालने बंद कर दिए और मैं ये पढ़ाने लग गया। लेकिन फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये काफ़ी सारी चीज़ें सीखोगे कि रिटर्न कैसे कैलकुलेट कर सकते। तो आपने भी अगर कोई शेयर्स खरीद रखे हैं और आपको पता करना हो कि मुझे कितना रिटर्न मिल रहा है, तो आप इस तरीके से निकाल सकते हो। केवल शेयर्स ही नहीं, जहां कहीं भी आपने इन्वेस्ट किया है ये वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आपका रिटर्न पता चल जाएगा आपको कितना मिल रहा है। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ डी का मतलब डिविडेंड से नहीं है, ओनली डी का मतलब कैश प्राइस से है। तो कई बार क्या होता है, प्राइस में कोई नो चेंज होता है तो यहाँ जीरो आ जाएगा, तो जो कैश प्राइस है वही मिलेगा आपको, तो उस हिसाब से भी हो जाएगा। बट ये फॉर्मूला काफ़ी काम का है, आगे भी हमारे बहुत काम आएगा। तो ये तो हमने रिटर्न देख लिया। अब हम देखते हैं रिस्क वाला मामला। ठीक है भैया, रिस्क में क्या क्या है। तो रिस्क तो रहती है, कहीं भी आप, कहीं ज़्यादा रहती है कहीं कम रहती है, लेकिन रिस्क तो रहती ही रहती है। तो रिस्क क्या है, रिस्क कैन बी डिफाइंड द चांस दैट एक्चुअल आउटकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट, रिस्क कैन बी डिफाइंड एज द चांस दैट एक्चुअल आउटकम फ्रॉम एन इन्वेस्टमेंट विल डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड आउटकम। एक्सपेक्टेड जो आपने आउटकम सोचा था, एक्सपेक्टेड जो आपने रिटर्न सोचा था, उससे कुछ अलग हो जाना, जिसको हम डेविएशन भी बोलते हैं। हमने एक्चुअल में सोचा था भैया 15% रिटर्न मिलेगा, लेकिन मिल गया 10%, तो यहां पर ये रिस्क हो, 5% रिस्क हो। ओके, यानी कि जो अब मैंने पहले ही बताया, एक्सपेक्टेड जो भी रिटर्न होता है, फ्यूचर से जो भी हम एक्सपेक्टेशन करते हैं, उसमें रिस्क रहता ही रहता है, कहीं ज्यादा कहीं कम, बट रिस्क रहता है। क्यों? क्योंकि फ्यूचर जो होता है वो अनसर्टेन होता है, और फ्यूचर जो अनसर्टेन होता है, अनसर्टेन अनिश्चित होता है। तो क्योंकि बहुत सारे फैक्टर्स आप जो सोच रहे हो उसको चेंज कर सकते हैं, तो उस अनसर्टेनिटी को ही आप रिस्क बोल सकते हैं। ओके, ठीक। अब हमारे यहां पर जो है इस चैप्टर के अंदर रिस्क जो है उसके क्या क्या सोर्सेज हैं, तो कौन कौन सी रिस्क हो सकती है। तो एक होती है इंटरेस्ट रेट रिस्क। इंटरेस्ट रेट रिस्क इज द वेरिएबिलिटी इन सिक्योरिटीज रिटर्न रिजल्टिंग फ्रॉम द चेंज इन द लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट। अगर इंटरेस्ट रेट का लेवल ऊपर नीचे हो गया तो इंटरेस्ट जो हमें मिलने वाला था वो कम मिलेगा, तो उसकी रिस्क रहती है। जैसे बैंक ने बहुत सारे लोगों को होम लोन दिया, आप बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, कस्टमर नहीं, आप बैंक बन जाओ। अब सोच के देखो, बैंक ने बहुत सारे होम लोन दिए, ठीक है, और 8% इंटरेस्ट रेट से होम लोन दिए, ठीक है, बट किसी वजह से वो जो 8% या 9% या 7% जो भी होम लोन दिए, किसी वजह से अगर आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो सेंट्रल बैंक है, वो अपनी रेपो रेट के अंदर कुछ चेंज कर देता है। अब आप बोलोगे रेपो रेट क्या है, तो यूट्यूब पे जाओ, वहां पर लिखो व्हाट इज रेपो रेट, क्या ऐसा कुछ रेपो रेट क्या होती है लिखना, तो मेरा ही वीडियो आएगा सुरेश मकवाना चैनल वाला, उसमें मैंने बताया था डिटेल में। तो रेपो रेट में अगर चेंज होता है, यानी कि आप इकोनॉमिक्स पढ़े तो आपको पता होगा, तो आरबीआई जिस रेट पर बैंकों को लोन देती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। रेपो रेट अगर कम हो जाए तो यहाँ पर होम लोन की रेट भी क्या हो जाएगी, कम, तो बैंकों को कम इंटरेस्ट मिलेगा। रेपो रेट बढ़ जाए तो ज़्यादा मिलेगा इंटरेस्ट, तो ये भी रिस्क रहता ही रहता है। नेक्स्ट है मार्केट रिस्क। मार्केट में जो सिक्योरिटीज मार्केट है वहाँ रिस्क तो रहता ही रहता है ना, कि जो शेयर है उसकी प्राइस कहाँ जाएगी आने वाले टाइम में, वो कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि कंपनी की सेल्स कितनी होगी, कंपनी का प्रॉफिट कितना होगा, कंपनी का ईपीएस कितना होगा, कंपनी का डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है ना, कंपनी और क्या क्या डिसीजंस लेती हैं, तो उन पे डिपेंड करता है। तो ये भी रिस्क रहता है कि शेयर ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। इन्फ्लेशन रिस्क तो रहता ही रहता है। आप जहां पर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको वहां से इंटरेस्ट मिल रहा है 8% के हिसाब से, फॉर एग्जाम्पल के लिए एफडी करवा दी, और अभी इन्फ्लेशन है मान लेते हैं 6%, तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हो। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, महंगाई 6% की हिसाब से बढ़ रही है, मतलब जो वस्तुएं हैं उनकी कीमत जो है वो 6% की दर से बढ़ रही है, 6% पर एनम की दर से बढ़ रही है। ओके, लेकिन आपको रिटर्न 8% के मिल रहा है, तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन को हरा पा रहे हो। बट अगर इन्फ्लेशन, महंगाई एकदम से तेज हो जाए और 9-10% तक पहुंच जाए, तो आपका फिर वो रिटर्न कुछ काम का ही नहीं रहेगा। ये भी एक रिस्क रहता ही रहता है। मतलब रिटर्न तो मिलेगा, लेकिन फिर आप महंगाई से भी कम मिलेगा आपको। मैंने टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको बताया था ना, बस
उसके अलावा बिजनेस रिस्क तो रहती है, बिजनेस में बहुत सारी रिस्क रहती है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री होती हैं, जो इंडस्ट्री का जो एनवायरनमेंट होता है उसके हिसाब से जो है हर इंडस्ट्री में अलग अलग रिटर्न और अलग अलग रिस्क रहता ही रहता है। फिर आती है फाइनेंशियल रिस्क। अगर आप जो है उधार ज़्यादा ले लेते हैं, कोई कंपनी जो है वो डेप्ट ज़्यादा ले लेती है, लोन ज़्यादा ले लेती है और लोन लेती ही जाती है, तो क्या होगा, एक दिन उसका पूरा फाइनेंशियल मामला क्रैश हो जाएगा। नेक्स्ट लिक्विडिटी, क्योंकि इंटरेस्ट फिर पे करना पड़ेगा ना ज़्यादा, तो जो कमाएगी इंटरेस्ट पे करेगी। जैसे पाकिस्तान का यही तो हाल है, इतना लोन ले लिया है, इतना लोन ले लिया है कि अब इंटरेस्ट पेमेंट करने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है, क्योंकि इकोनॉमी लगभग क्रैश कर चुकी है। इतना ज़्यादा उस कंट्री ने लोन ले लिया है कि अब उसका जो इंटरेस्ट है ना वो भी बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। अब दूसरा जो लोन लिया जा रहा है उससे इंटरेस्ट पे हो रहा है। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है, किसी कंपनी, किसी कंट्री, किसी के साथ भी हो सकता है अगर आप लोन बहुत ज़्यादा लोगे तो। लिक्विडिटी रिस्क रहती है। लिक्विडिटी रिस्क का मतलब ये है कि आपने अभी शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया, ठीक है, तो लिक्विडिटी रिस्क अब ये रहती है कि शेयर मार्केट में आपने यानी कि कोई शेयर्स खरीद लिए और अब आपको पैसा चाहिए वापस, तो क्या करोगे आप, मंडे से फ्राइडे का वेट करोगे, जो वर्किंग डे होगा 9:15 बजे मार्केट खुलेगा, आप जाके बेचोगे, तो आप फटाफट लिक्विड कन्वर्ट करा दोगे। ये अच्छा पॉइंट तो है, पर रिस्क क्या है, अगर आपने जितने में खरीदा है, आपने 1000 रुपये पर शेयर खरीदा और 800 पे आ गया शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में पता है आपको ज़्यादा जाएगा, तो आपका पैसा फंस गया वहाँ, तो अब आप चाहकर भी उस कैश को निकाल नहीं पाओगे क्योंकि लॉस बुक करना पड़ेगा। तो ये लिक्विडिटी रिस्क होती है। ओके, ठीक है। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं रिस्क के जो मैंने आपको बताए। ये कितने कितने थे, ये टोटल थे 6। इंटरेस्ट रेट रिस्क, मार्केट रिस्क, इन्फ्लेशन रिस्क, बिजनेस रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क और लिक्विडिटी रिस्क। इनको पॉइंट्स याद कर लेना और रिस्क के बारे में आ जाए तो लिख देना। आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी। हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है, जाइए मत, बस थोड़ा सा रुकिए और कहना मानिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये चैनल अच्छे लेवल पे चला जाए। मैं हर क्लास में आजकल आपको बोलने लग गया हूं, तो आप बोर भी हो जाएंगे। जैसे बीच में लोग जोमेटो के ऐड यूट्यूब पे इतने आते हैं कि लोग बोर हो गए थे, तो मैं वैसे तो आपको बोर नहीं करूंगा, लेकिन क्लास के एंड में मैं आपको याद दिला रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इस चैनल को हम एक अच्छे लेवल पर ले जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय।